तो हेलो एवरीवन, अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। पीरियोडिक टेबल का ये टॉपिक है जिसके अंदर अपन को पता है कि बहुत सारे टॉपिक्स लिए जाते हैं। तो अपन आज का टॉपिक है अपना आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपने सुना भी होगा और बहुत अच्छे से जाना भी होगा, पर इसके बारे में और डिटेल में आज अपन पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्योंकि ये इसी चैप्टर का टॉपिक है। इससे पहले आपने इसको कहाँ पर देखा होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर देखा होगा, राइट? एक नाम ही सुना होगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी से, राइट? आयनाइजेशन एनर्जी से स्टार्ट करेंगे अपन। पहले पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, वाइट कलर का ले लें। वाइट कलर का मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। तो देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी, राइट? तो क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? आप लोगों को पता है क्या कुछ इसके बारे में? अगर आप लोगों को पता है तो बताइए डेफिनेशन कि आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है। चलिए, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है मेरे भाई? बताइए, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी मतलब होता है, देखिए पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from an isolated gaseous atom, right? Isolated gaseous atom, ध्यान देना, क्योंकि देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने ना अपने, तो एक एक शब्द पे हमेशा ध्यान देना है आपको, एक एक शब्द पे हमेशा ध्यान देना है, राइट? देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कम से कम ऐसी कम से कम ऊर्जा ताकि मैं उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम में से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं? इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम ऊर्जा, ताकि वो इलेक्ट्रॉन उस एटम में से बाहर चला जाए। कैसे बाहर चला जाए? हमेशा के लिए बाहर चला जाए। इसके बारे में आपने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक बात बताइए, तो इस डेफिनेशन को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? पर इसके अंदर मेन चीज़ क्या है कि हर एक, मैंने बताया ना आपको कि एक एक शब्द पकड़िए, एक एक शब्द आप पकड़ेंगे तो उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे कि इस डेफिनेशन के अंदर मैंने ये क्यों लिखा आइसोलेटेड गैसियस एटम। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मैंने इसके अंदर ऐसा क्यों लिखा आइसोलेटेड गैसियस एटम। मैंने इसलिए लिखा आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आइसोलेटेड मतलब क्या होता है? अच्छा, ये शब्द अपन ने ज़्यादा कहाँ पर यूज़ किया था? कोविड के टाइम पर यूज़ किया था ना, कि आइसोलेशन में दे दिया, आइसोलेशन वार्ड दे दिया। आइसोलेशन मतलब एकांत, राइट? अकेले, है ना? तो आइसोलेटेड, फिर दूसरा क्या बोल रहा हूँ? गैसियस एटम। गैसियस एटम क्यों? देखिए, कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि कोई भी एटम अपन को आइसोलेटेड मिले। पॉसिबल ही नहीं है, मिला ही नहीं आज तक। एक्सपेरिमेंट में भी नहीं देखा गया और वैसे भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हर एटम की टेंडेंसी होती है किसी न किसी के साथ बॉन्ड बना के रहता है वो। सही बात है। तो इसका मतलब अगर वो किसी न किसी के साथ बॉन्ड बना के रहेगा, मान लेता हूँ कि ये एक एटम है, तो ये किसी न किसी एटम के साथ बॉन्ड बना के रहेगा। मान लेता हूँ ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, तो ये Cl2 बनेगा, राइट? तो ये हमेशा बॉन्ड बना के रहेगा। तो इसकी प्रवृत्ति कैसी है, इसका नेचर कैसा है? किसी न किसी के साथ बॉन्ड बना के रहना, ताकि ये स्टेबलाइजेशन को प्राप्त करे या स्टेबिलिटी प्राप्त करे, राइट? तो आइसोलेटेड मैंने इसलिए बोला कि अपन को कुछ ना कुछ एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, ताकि इस एटम को मैं क्या कर दूं? आइसोलेटेड। मतलब जैसे मैंने इसको एनर्जी दी तो ये कैसा बन गया? आइसोलेटेड एटम बन गया, राइट? इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये कैसा बन गया? आइसोलेटेड बन गया। उसके बाद अपन ने क्या लिखा? गैसियस एटम। गैसियस एटम मतलब मान लीजिए सॉलिड है तो वो लैटिस में पाया जाएगा, सॉलिड है तो वो किस में पाया जाएगा? लैटिस में पाया जाएगा। तो उसकी लैटिस को मैंने ब्रेक किया, फिर उसको और एनर्जी दी, उसको किस में कन्वर्ट किया? गैसियस एटम में कन्वर्ट किया। अब जो भी मैं एनर्जी दूंगा सीधे वो क्या कहलाई जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी कहलाई जाएगी। इसलिए अपन ने इस डेफिनेशन के अंदर सीधे सीधे क्या लिखा? आइसोलेटेड गैसियस एटम। समझ में आ रहा है? आइसोलेटेड मतलब कभी भी कोई भी एटम अकेला पाया नहीं जाता है, तो अपन ने क्या किया? उसको आइसोलेट किया सबसे पहले तो, उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट किया? गैसियस फेज में कन्वर्ट किया। गैसियस फेज में इसलिए कन्वर्ट किया कि अगर वो सॉलिड होता तो मुझे एनर्जी उसको देनी पड़ती गैस में कन्वर्ट करने के लिए, राइट? तो अपन ने पहले ही डेफिनेशन में बोल दिया कि अपनी कोई भी एनर्जी अगर अपन उसको देंगे तो वो बर्बाद नहीं होगी, कोई भी एनर्जी बर्बाद नहीं होगी। सीधे अपन क्या बोल देंगे? आइसोलेटेड गैसियस एटम। समझ में आया यहाँ तक? तो आपको ये समझ में आया कि मिनिमम अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहाँ तक समझ में आया? अरे बोलिए यार, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब देखिए
तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि मैंने एक मेटल ले लिया या कोई भी एलिमेंट ले लिया, राइट। वो किस फेज में लिया मैंने, गैसियस फेज में ले लिया, है ना। अब इसमें से मुझे क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर मुझे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैं इसको क्या दूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी दूंगा, कुछ ना कुछ एनर्जी दूंगा। उसका नाम अपने क्या बोल रखा है, इसको आयनाइजेशन एनर्जी बोल रखा है। मैंने इसको बोल रखा है आयनाइजेशन एनर्जी। तो जब मैं इस न्यूट्रल एटम को आयनाइजेशन एनर्जी दूंगा या कोई भी एनर्जी दूंगा तो इसको मैं क्या बोलूँगा, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अब एक बात मुझे और बता दीजिए कि जो मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, जो भी मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा वो कहाँ से निकालूंगा, वैलेंसी शेल से निकालूंगा, यस और नो। अगर मैं वैलेंसी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बनेगा, M+ बनेगा, यस और नो, M+ बनेगा ना। अब देखिए इस M+ में से मुझे एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालना है ना। तो इसमें से मुझे एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालना है तो मुझे वापस एक एनर्जी देनी पड़ेगी और उस एनर्जी को मैं क्या बोलूँगा, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। बोले यार, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड दूंगा, इसका मतलब मैंने एक इलेक्ट्रॉन पहले से निकाल चुका हूँ। इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बना, M+1 बना। जब मैं M+1 में से एक एनर्जी वापस दूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा और मेरे पास क्या बन के आएगा, M+2 बन के आएगा। बोले यार, समझ में आया। उसके बाद मैं M+2 में से वापस इसको एनर्जी दूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा। इसको मैं क्या बोलूँगा, आयनाइजेशन एनर्जी 3, यही बोलूँगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, M+3 बनेगा। सही बात है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आयनाइजेशन एनर्जी 1, 2, 3 इन तीनों का ऑर्डर पता करना है मुझे कि कौन ज़्यादा होगा और कौन कम होगा। क्या बता सकते हैं आप लोग? सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए ना, कभी तो दिमाग पे जोर डालिए, हाथ डाल लीजिए। वैसे जब डाला नहीं जा रहा है तो हाथ डाल लीजिए। तो क्या है इसके अंदर कि मुझे आयनाइजेशन एनर्जी 1, 2 और 3 इनका क्या करना है, ऑर्डर डिसाइड करना है। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए कि जब आयनाइजेशन एनर्जी 1 मैंने दी होगी तो इस एटम और इस एटम, है ना, M के अंदर और M+1 के अंदर क्या डिफरेंस है, पहले तो मुझे ये बता दीजिए। डिफरेंस बता दीजिए बस मुझे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। भाई इन दोनों में ये डिफरेंस है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। ये बात समझ में आई। तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और कम से क्या फ़ायदा या फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है उसका, अगर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और कम है तो इसका फ़र्क ये पड़ रहा है। इससे पहले वाले टॉपिक्स में अपन ने पढ़ा था, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा था, Z इफेक्टिव पढ़ा था, राइट। तो अपन ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो वो क्या देता है, सिग्मा। सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा स्क्रीन बनाएगा, यही पढ़ा था। Z इफेक्टिव किस पे डिपेंड करता है, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है पिछले टॉपिक के अंदर। Z इफेक्टिव क्या बोला था, Z- सिग्मा, याद है क्या? तो भाई क्या बोल रहा हूँ मैंने आपसे ये बोला कि जैसा आयनाइजेशन एनर्जी है ये है, M+ है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो सिग्मा कैसा होगा, कम होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं कि सिग्मा कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि सिग्मा किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सिग्मा कम होगा, राइट। सिग्मा कम होगा, वो ज़्यादा हो गया, तो सिग्मा कम होगा, Z वैसा का वैसा ही है, तो Z इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव किस पे डिपेंड करता है, सीधा बताइए मुझे। अगर Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो क्या एटॉमिक साइज कम होगी, बोलिए यार। अगर Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो क्या कम होगी, एटॉमिक साइज कम होगी। Z इफेक्टिव का मतलब क्या है, Z इफेक्टिव का असली मतलब क्या है, पहले मुझे ये बता दे, वापस रिवाइज कर ले चाहे तो। Z इफेक्टिव का मतलब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यही बोलते हैं ना। अच्छा, Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये फोर्स है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो भी न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, Z इफेक्टिव बोल रहे हैं। तो Z इफेक्टिव किसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा। अगर इसका Z इफेक्टिव ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो बता स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो इसका साइज कम होगा। अगर इसका साइज कम होगा तो मुझे इसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन और निकालने के लिए। समझ में आया क्या बोला मैंने, वापस सुन। इसका Z इफेक्टिव क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इसका Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा फिर, बोल यार, इस
इसका साइज छोटा होगा, मुझे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सही बात है ना? तो इसका मतलब ये ज़्यादा। सेम केस अगर इन दोनों में बात करूँ तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और कम है इसके कंपैरिजन में, तो इसके जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। तो उसके बाद कौन ज़्यादा आएगा? आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड ज़्यादा आएगी। तो मैंने इससे निकाला आयनाइजेशन एनर्जी 3 ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 2 ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1। ये समझ में आया क्या? ये आपके समझ में आया क्या? यहाँ तक आप लोगों के पूरी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। मैंने आप लोगों को ये बोला कि आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड ज़्यादा होगी, उसके बाद सेकंड होगा और उसके बाद फर्स्ट होगा। तो इससे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इसको तो रब कर देते हैं। इससे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अभी अपन ने देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी ज़्यादा होगी? आयनाइजेशन एनर्जी 3, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी 2, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी 1, यही था। तो इसका मतलब सीधी बात यह है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, सक्सेसिव है ना, आगे वाली आयनाइजेशन एनर्जी जितनी भी होंगी वो हमेशा क्या होगी? ज़्यादा ही होगी। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी 4 की भी बात कर लूँ ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी 4 इससे ज़्यादा ही होगी मेरे भाई। तो अपन एक नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिख भाई, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी is always in increasing order, right? मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 4 ज़्यादा, उसके बाद 3 ज़्यादा, उसके बाद सेकंड ज़्यादा, उसके बाद फर्स्ट। दूसरा irrespective of स्टेबल कन्फिग्रेशन। मतलब ये जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है ना, ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा? स्टेबल कन्फिग्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। स्टेबल कन्फिग्रेशन का मतलब भाई मान ले मैंने नोबल गैस ले ली, मैं क्या बोल रहा हूँ, मान ले मैंने नोबल गैस ले ली, उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी निकाल रहा हूँ मैं। नोबल गैस के लिए अगर आयनाइजेशन एनर्जी निकाल रहा हूँ तो फॉर एग्जाम्पल जैसे नियॉन की बात कर लेता हूँ, है ना। नियॉन में से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला, आयनाइजेशन एनर्जी दी इसको, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो मेरे पास क्या आएगा? अगर इसको आयनाइजेशन एनर्जी दूंगा तो क्या आएगा इसके अंदर? बोल। अगर मैं नियॉन को आयनाइजेशन एनर्जी देता हूँ तो ये आएगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि भाई एलिमेंट तो सेम है ना, जितनी भी आयनाइजेशन में एनर्जी में अप्लाई कर रहा हूँ सेम एलिमेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसकी बात करूँ, किसी की भी बात करूँ, एलिमेंट तो सेम है, तो Z तो सेम रहेगा सबका। उसके बाद मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें और इसमें मैंने क्या बोला, स्टेबल कन्फिग्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब इसका स्टेबल कन्फिग्रेशन है, इसका जो भी कन्फिग्रेशन होगा, इसका आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2p6, तो इसका अब कितना हो जाएगा? 2p5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने आपको क्या लिखवाया कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब सॉरी, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ता जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया यहाँ तक? चलिए ठीक है, ये तो हो गया अपना आयनाइजेशन एनर्जी का पार्ट। तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी अपन ने देख लिया, बेसिक डेफिनेशन देख ली, इसका ऑर्डर देख लिया कि आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। उसके बाद अपन देखते हैं पीरियड के अंदर, है ना। पीरियड के अंदर देखते हैं तो सबसे पहले अपन किस में चेक करेंगे? पीरियड्स में चेक करेंगे। तो पीरियड्स में कैसे चेक करेंगे मेरे भाई? ये देखना है अपन को। तो देखिए पीरियड में सबसे पहले अगर अपन को चेक करना है तो सबसे पहले मैं कौन सा पीरियड लूँ? सेकंड पीरियड ले लूँ? तो सेकंड पीरियड ले लेते हैं, है ना। सेकंड पीरियड की अपन बात करेंगे, ठीक। सेकंड पीरियड की बात करते हैं अपन। सेकंड पीरियड का ऑर्डर बताइए ऑर्डर अगर आता है तो आपको। कहाँ से चालू होगा? लिथियम से, राइट। तो लिथियम से चालू होगा तो क्या लिखूंगा मैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ऐसा कोई तो नहीं है ना जिसको ये ऑर्डर नहीं पता भाई? अगर नहीं पता तो क्या, कैसे काम चलेगा? ऑर्डर तो याद करना पड़ेगा। तो देखिए सेकंड पीरियड का मैंने क्या बताया आपको? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। क्या बताया? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये बताया। सेकंड पीरियड के लिए मुझे सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर देखना है, राइट। आयनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर देखना है तो सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ ना,
तो कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो वो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, वो कहाँ से रिमूव होगा? वैलेंस शेल से रिमूव होगा, कंफर्म। तो मुझे दूसरे कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत ही नहीं है ना पीछे वालों की, मैं सीधा क्या लिखूंगा? आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा इधर, ठीक है। तो इसका कितना आएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम कौन सा है ये? एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा? 2s1 आ जाएगा। यही आएगा ना? आता है ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था ना। अब देखिए इसका 2p1, इसका 2s, इसका 2s1, 2s2, 2p1, इसका 2p2, इसका 2p3, इसका 2p4, 2p5 और 2p6। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक तो आता होगा आप लोगों को, है ना। अब जैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, तो आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी एटॉमिक के अंदर कि स्टेबिलिटी पढ़ी होगी आपने। वैसे रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि, क्योंकि काम आएगी तो रिवाइज करवा देता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ा होगा आपने, स्टेबिलिटी पढ़ी होगी। तो आप ये बताइए कि स्टेबिलिटी के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद फुली फील्ड होता है, बोल यार। उसके बाद हाफ फील्ड होता है, ये तो पढ़ा होगा ना, अरे बोल यार। तो ये तो पढ़ा ही होगा यार आप लोगों ने कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखूँ तो सबसे पहले कौन आता है? नोबल गैस आता है, उसके बाद फुली फील्ड आता है और उसके बाद हाफ फील्ड आता है। ये आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आप मुझे ये बता दीजिए आप कि स्टेबिलिटी है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन को जब ऑर्डर पता करना है ना आयनाइजेशन एनर्जी का किसी भी पीरियड के अंदर, तो अपन को सबसे पहले ये चेक करना है इसका कॉन्फ़िगरेशन को देख के, कि इसके कॉन्फ़िगरेशन को देख के मुझे सबसे पहले ये पता करना है कि किसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, किसका हाफ फील्ड है और किसका फुली फील्ड है। समझ में आ रहा है? तो देख, इसका फुली फील्ड है, इसका हाफ फील्ड है, राइट, और इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको क्या याद रखना है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसका भी आएगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में सबसे ज़्यादा होगी। समझ में आया क्या बोला मैंने? कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिस भी एलिमेंट का आएगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में सबसे ज़्यादा होगी। समझ में आया? तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? नियॉन की होगी। यहाँ तक तो पता चल गया मुझे। अब एक बात और बता दे मुझे कि लेफ़्ट टू राइट जब मैं जा रहा हूँ ना, जब मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊँगा तो जेड इफेक्टिव का क्या होगा? लेफ़्ट टू राइट जाऊँगा तो जेड इफेक्टिव का क्या होगा? देख, लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या जेड इफेक्टिव बढ़ता है? क्या फोर्स बढ़ता है ना, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। उस जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से क्या होता है? साइज कैसा होता है मेरे भाई? छोटा होता है। यहाँ तक समझ में आया? इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, है ना। अगर मैं जनरल ऑर्डर की बात करूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, यही होगा। तो इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा, पक्का। इसके बाद इन दोनों में पता, इन दोनों में बोरोन का नहीं होगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसका कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? फुली फील्ड है। इसका कॉन्फ़िगरेशन फुली फील्ड है तो फिर किसका ज़्यादा होगा? बेरिलियम और बोरोन के अंदर बेरिलियम का ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर मैं बोरोन और कार्बन की बात करूँ तो कार्बन का ज़्यादा। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन का ज़्यादा। उसके बाद आप मुझे ये बता दीजिए इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। पता नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? हाफ फील्ड है। अगर हाफ फील्ड है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। उसके बाद फ्लोरीन की, उसके बाद नियॉन की। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए एक चीज़ और कि जब मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा तो इन दोनों में कौन ज़्यादा? ये ज़्यादा। तो इसका मतलब ये एक एलिमेंट आगे आया, राइट, अपनी पोजीशन इसने एक आगे शिफ्ट कर ली। उसी बात इसकी बात करूँ तो इसने आगे शिफ्ट कर ली और ये तो यहीं का यहीं था। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर क्या आएगा मेरे पास? देखिए सबसे आगे कौन है? नियॉन है। नियॉन के बाद कौन आएगा? फ्लोरीन आएगा। उसके बाद कौन आएगा? नाइट्रोजन आएगा। नाइट्रोजन आएगा ना इसकी जगह, क्योंकि ऑक्सीजन तो पीछे आएगा। उसके बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा। उसके बाद कौन आएगा? कार्बन आएगा। उसके बाद कौन आएगा? देख, बेरिलियम आ गया। उसके बाद कौन आएगा? बोरोन आएगा। उसके बाद कौन आएगा? लिथियम आएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो ये क्या हो गया? अपना ऑर्डर हो गया। भाई कोई याद तो करने की चीज़ है ही नहीं। कॉन्फ़िगरेशन अगर पता है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। आपको बस क्या देखना है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखना है आपको, फुली फील्ड हाफ फील्ड देखना है बस। अपन को ये पता होना चाहिए कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी भी एलिमेंट का होगा तो वो सबसे ज़्यादा होगा, अगर हाफ फील्ड फुल फील्ड होगा तो वो एक पोजीशन आगे आ जाएगा। तो ये किसका ऑर्डर हो गया? आयनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर हो गया। यहाँ तक समझ में आया? अब सॉरी,
तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 के लिए पूछा जाएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 के लिए सेकंड पीरियड के लिए आयनाइजेशन एनर्जी 1 में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। ऑप्शन दे रखे होंगे हेलोजेंस, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स या फिर नोबल गैस। तो किसका ऑप्शन नोबल गैस। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद अब इसी के लिए मैं देखता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड का ऑर्डर। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड का ऑर्डर देख लेता हूँ एक बार में। तुम्हारा मन नहीं है ना पढ़ने का, तभी ये पेज चेंज नहीं हो रहा ना, है ना। ये सब तुम्हारा ही लगाया हुआ है कुछ ना कुछ। जरूर तुमने इसके अंदर टोना टोटका किया होगा, आई नो। ये टोना टोटका बंद कर दो तुम, नहीं तो मैं इतने टोने टोट के जानता हूँ ना, तुमसे ज़्यादा खतरनाक काम है अपना, देख ही ले फिर। ठीक है चल। अरे यार रब करता हूँ तो मिट जाता है, गजब है यार। बोल। आयनाइजेशन एनर्जी 2 का ऑर्डर देखने के लिए अपन देख क्या काम करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी 2 देखनी है मुझे। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी 2। अब एक बात और बता दे मुझे कि चल मैं ये पूरा लिख देता हूँ, है ना। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यही है। इसके बाद इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो ये ज़रूर प्लस बन गए होंगे, पर आपको प्लस लिखे हुए ज़रूरी नहीं है दिखेंगे वहाँ। वो तो डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि आयनाइजेशन एनर्जी 2 का ऑर्डर बता दीजिए, वो तो डायरेक्ट पूछेगा ना। तो उसके बाद एक बात बता कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका, तो इसका मतलब इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा ना। अब इसका कन्फिग्रेशन थोड़ा कम होएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा अपन को। इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2s1, इसका 2s2, इसका 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 सॉरी यही होगा। अब सबसे पहले वही काम जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि क्या चेक करेंगे अपन, वही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। तो ये इसका फुली फिल्ड है, इसका भी फुली फिल्ड है और इसका हाफ फिल्ड है ना, तो 3 हो गया। उसके बाद देख नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्या इन तीनों में से कोई, ये तो हाफ फिल्ड है, ये तो है नहीं, ये वाला है। देख ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो बता क्या होगा, ये वाला नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना। अगर ये वाला नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो ये तो सबसे आगे आएगा, ये कहाँ चला जाएगा, सबसे आगे चला जाएगा। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताऊंगा तो उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा क्योंकि ये पीछे चला जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, यही होगा। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो देखना ध्यान से, ये तो सबसे आगे चला गया। इन दोनों में से किसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा। फिर इन दोनों में से किसका ज़्यादा, अरे इसका ज़्यादा भाई, इसका ज़्यादा होगा ना, फुली फिल्ड है। उसके बाद इन दोनों में से किसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा, फिर इसका ज़्यादा, फिर इन दोनों में से किसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा। इसका ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हाफ फिल्ड है। उसके बाद इन दोनों में से इसका ज़्यादा। अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर क्या आएगा मेरे भाई, बता। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसका है, लिथियम का है, तो लिथियम का सबसे ज़्यादा। मैंने आपको बताया ना कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसका भी होगा उसका पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले किसका आ गया, लिथियम का। उसके बाद नियॉन, उसके बाद देख फ्लोरीन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन आएगा इधर, उसके बाद इधर फ्लोरीन आएगा, है ना। उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद इधर बोरोन कार्बन में से बोरोन का आएगा, है ना। उसके बाद कार्बन और उसके बाद बेरिलियम। समझ में आया। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी 2 के लिए पूछा जाएगा आपसे कि फॉर आयनाइजेशन एनर्जी 2 इन अ पीरियड कि किसका ज़्यादा होगा, विच एलिमेंट हैव मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, राइट। तो किसका होगा, एल्कली मेटल्स का। फिर उसके बाद किसका, अगर ऐसा पूछ ले कि सेकंड किसका ज़्यादा होगा तो किसका ज़्यादा होगा, नोबल गैसेस का। अगर फिर आपसे पूछ ले कि थर्ड किसका ज़्यादा होगा तो किसका ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा या ऑक्सीजन फैमिली का ज़्यादा होगा। अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि मिनिमम किसका होगा तो मिनिमम किसका होगा मेरे भाई, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, बेरिलियम का। यहाँ तक समझ में आया। तो ये कहानी किसकी हो गई, अपनी पीरियड की कहानी हो गई कि पीरियड में कैसे अपन को आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, राइट। तो ये तो पीरियड की हुई। उसके बाद एक पीरियड और है, कौन सा, डी ब्लॉक का भी तो पढ़ना है अपन को, तो डी ब्लॉक का भी देख लेते हैं एक बार अपन, है ना। तो पीरियड की ही बात कर रहे हैं अपन अभी तक अपन ग्रुप पे नहीं आए हैं, पीरियड की ही बात कर रहे हैं और अपन को देखना है अब डी ब्लॉक का। तो देख डी ब्लॉक को अपन, डी ब्लॉक के अंदर कोई भी ऐसा है ना रेगुलर ऑर्डर नहीं है, जैसा अपन ने अभी पीरियड में पढ़ा ना वैसा कोई भी रेगुलर ऑर्डर नहीं है। तो रेगुलर ऑर्डर नहीं है तो अपन क्या है 3-3, 4-4 एलिमेंट का कंपेयर करते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो देख, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा क्रोमियम, जैसे क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। अब ऐसा मत बोल रहा कि ये कौन सा एलिमेंट आ गया, इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये तो याद होगा यार, इतना तो याद होगा।
क्रोमियम मैंगनीज आयरन। तो सबसे पहला काम मुझे किसके लिए चेक करना है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 के लिए चेक करना है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 के लिए चेक करना है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। और कॉन्फ़िगरेशन भी कौन सा लिखना पड़ेगा, बता कॉन्फ़िगरेशन कौन सा लिखना पड़ेगा, आउटरमोस्ट शेल का। तो बता इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्या होगा, बोल भाई। 4s1 3d4, बता 4s1 होगा शायद, है ना, तेरे हिसाब से तो 4s1 ही होगा। बता दूंगा मैं एक ही बार में, 4s1 होगा क्या इसका, ध्यान से देख। 4s1 कैसे होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन तुझे पता नहीं है क्या, इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन नहीं था क्रोमियम का और कॉपर का। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सब कुछ बताना पड़ता है तुझे। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना, 24। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d4, यही होता है ना कॉन्फ़िगरेशन इसका। गलत बता रहा है, ये नहीं होता है बेटा, याद है, एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन है तभी तो ये नहीं लिख रहे ना अपन, नहीं तो सबका ऐसे लिखते हैं अपन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s1 3d5, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, यही होता है ना इसका कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद देख अपन को क्या यूज़ करना है, अपन को आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन यूज़ करना है। तो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन यूज़ करने तो मैं इधर क्या लिखूंगा, 4s1, यही लिखूंगा। इसके लिए क्या आएगा 4s2, इसके लिए क्या आएगा 4s2, इसके लिए भी 4s2। यहाँ तक समझ में आया। अब अपन ने क्या पढ़ा था कि कॉन्फ़िगरेशन जैसे मेरे सामने आएंगे मुझे ये देखना है कि फुली फिल्ड कौन सा है और हाफ फिल्ड कौन सा है। तो इन दोनों में फुली फिल्ड कौन सा, हाफ फिल्ड कौन सा, इन दोनों का फुली फिल्ड है सर, और इसका पता नहीं है सर, हाफ फील्ड मान लीजिए, यही होगा। तो इसका मतलब इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी इससे तो ज़्यादा है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि मैंगनीज और आयरन की आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम से तो ज़्यादा है, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, फुली फिल्ड है। अब मुझे कंपेयर किस में करना है, मैंगनीज और आयरन में। कैसे कंपेयर करूँगा, अगर मुझे मैंगनीज और आयरन के अंदर कंपेयर करना है तो पहले ये बताइए कि कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ गया, सेम आ गया। कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ गया, सेम आ गया। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। क्या ये आप लोगों को पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जेड इफेक्टिव के। जब कॉन्फ़िगरेशन अपन चेक नहीं कर रहे हैं, जब कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गए तो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो इन दोनों में से जेड इफेक्टिव किसका ज़्यादा होगा, मतलब लेफ्ट साइड कौन सा है भाई, ये इसका एटॉमिक नंबर 25 है, इसका एटॉमिक नंबर 26, ये इस तरफ आता है, इस तरफ आता है। तो अपन को पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। इसका मतलब इसका जो जेड इफेक्टिव है वो कैसा है, जेड इफेक्टिव मोर जेड इफेक्टिव। ये बोल दूं, मोर जेड इफेक्टिव होने की वजह से इसका ज़्यादा होगा इससे। समझ में आया, पक्का। तो देख इसी को कंटिन्यू कर लेता हूँ, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी 2 के लिए चेक कर लेता हूँ इसका। तो इसको लिखा मैंने क्रोमियम, इसको लिखा मैंने मैंगनीज और इसको लिखा मैंने आयरन। अब बता इसका कॉन्फ़िगरेशन, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से निकल चुका है, अब मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। बता कितना होगा देख इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना बचा, 3d5। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d5। मैंगनीज का क्या होगा, 4s1। आयरन का क्या होगा, 4s1। यहाँ तक समझ में आया। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के तुझे क्या लग रहा है, फुली फील्ड कौन है, हाफ फील्ड कौन है, कौन सा है, बता फटाफट बता। ये वाला है ना, तो इसका मतलब इसका कैसा है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, इन दोनों से तो ज़्यादा होगी इसकी। इतना तो मुझे पता चल गया कि इन दोनों से क्रोमियम की आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद मुझे ये चेक करना है कि इन दोनों में किसकी ज़्यादा होगी। अब कैसे चेक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है। तो अभी बताया जब कॉन्फ़िगरेशन सेम हो तो किससे चेक करेंगे, जेड इफेक्टिव से चेक करेंगे। जेड इफेक्टिव दोनों में से किसका ज़्यादा, जेड इफेक्टिव दोनों में से किसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा। तो ये आपका ऑर्डर आ गया। समझ में आया। तो डी ब्लॉक का कैसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया। अब क्या करेंगे अपन, अभी तो पीरियड्स का खत्म हुआ, अब चेक करेंगे ग्रुप्स का, राइट। अब एक बार ग्रुप का देख लेते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप्स के अंदर, है ना। फटाफट देखते हैं। तो ग्रुप्स के अंदर चेक करेंगे अपन आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो पहले कौन सा ग्रुप लो, ग्रुप 1 ले लूँ। अब ग्रुप 1 याद नहीं होगा तो फिर तू रहने दे, फिर तू, है ना, याद तो होना ही चाहिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 ले लेता हूँ फिर, क्योंकि बीच में तो डी ब्लॉक है 13। तो ग्रुप 1 बता, याद है क्या, है लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद करेंगे हम। उसके बाद ग्रुप 2 की बात करूँ तो बता कि क्या आता है बेटा, मांगे कार स्कूटर मत बोल, मांगा है तो मिला है क्या, वैसे तो मिल जाता है, पापा लोग दे देते हैं, पर ये गलत बात है ना। बढ़िया चीज़ मांग, बढ़िया चीज़ जैसे
बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ये मांगना फालतू की चीज़ क्या मांग रहा है? स्कूटर तो क्या है, टूट जाएगा, क्या करेगा स्कूटर, कितना दिन चलाएगा? मांगना है तो ये मांग, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो देखिए ये तो मजाक मस्ती की बात है। ये तो देखिए ग्रुप 13 कौन सा है बता? बोरोन फैमिली है ना। तो बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड, यही था ना? थाईलैंड मान लेना, थाईलैंड जाएगा। या तो बेटा मांगे कार स्कूटर थाईलैंड, ये मांग ले थाईलैंड चले जा। मैं सब जानता हूँ तो थाईलैंड क्यों जाना चाह रहा है, समझ गया? तो देख ग्रुप के अंदर अगर बात करेंगे तो ग्रुप के अंदर अपन क्या देखते हैं, पहले उससे पहले मैं तुझे एक चीज़ बता देता हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? जेड इफेक्टिव के। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? जेड इफेक्टिव के। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आएगी? साइज के, राइट? साइज क्या आएगी? तो जेड इफेक्टिव अपन किस में देखते हैं? पीरियड के अंदर देखते हैं। और साइज किस में देखते हैं? ग्रुप के अंदर देखते हैं। तो अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप की बात कर रहे हैं। अगर अपन अभी ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ग्रुप में क्या लगाएंगे? साइज का ऑर्डर लगाएंगे। तो देख ऊपर से नीचे जाने पर, फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम, साइज इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? साइज इंक्रीजेस। अगर साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा और आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 हो, आयनाइजेशन एनर्जी 2 हो, आयनाइजेशन एनर्जी 3 हो, कोई सी भी हो, आयनाइजेशन एनर्जी सारी कम हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद ये वाला देख, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, है ना? तो इसमें क्या होगा भाई? इसमें भी सेम ऑर्डर कि ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा? कम होगा। पर एक लफड़ा है, एक लफड़ा है इधर एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है इधर? बेरियम और रेडियम के अंदर। तो इधर देख बेरियम और रेडियम की अगर मैं बात करूं, बेरियम और रेडियम के अंदर मुझे ऑर्डर पता करना है आयनाइजेशन एनर्जी का। तो मुझे पता है कि पहले तो ये बता रेडियम कौन से पीरियड का है? रेडियम कौन से पीरियड का है? देखिए सेकंड पीरियड का, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ पीरियड का है। इसका मतलब ये जो रेडियम है ना, इसके पास क्या है? 4f14 है, फुली फिल्ड है। 4f14 है और वो भी कैसे हैं? फुली फिल्ड है। ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो भी है, ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो भी है कौन सा है? यही आएगा। 7th पीरियड का है तो 7s2 आएगा। इसके बीच में 4f14 आ रहे हैं। उसके बाद आपने ये पढ़ा होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट के अंदर, मैंने पढ़ाया था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको कि सबसे पुअर शील्डिंग कौन लगाता है या फिर सबसे ज़्यादा शील्डिंग कौन लगाता है? S लगाता है, उसके बाद p ऑर्बिटल लगाता है, उसके बाद D लगाता है और उसके बाद F लगाता है। यही बताया था ना। तो इसका मतलब सीधी बात यह है कि D और F जो है ना वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं या फिर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हैं। तो ये एक बात बता, ये जब F पूरा का पूरा भर चुका है ना, F पूरी की पूरी तरह से फुलफिल्ड हो चुका है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे लगाएगा? स्क्रीन कैसे बनाएगा? वीक बनाएगा, पुअर बनाएगा, वीक स्क्रीन बनाएगा। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में फोर्स बढ़ेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? कि अगर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, स्क्रीनिंग कम बनाएगा, तो क्या होगा? इसका इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इसका फोर्स ज़्यादा लगेगा तो इसका साइज कैसा हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा ना थोड़ा सा, और साइज कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अगर साइज छोटा हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये वाला। तो देख अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी तो घट रही है, तो इसका ऑर्डर तो ये आएगा, है ना? इसका ऑर्डर भी यही आएगा, पर लफड़ा किधर था? नीचे वाले में। तो इन दोनों के अंदर ऑर्डर ये आ जाएगा, याद रखना है आपको। समझ में आया? तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? ड्यू टू पुअर शील्डिंग, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद ग्रुप 13 का चेक कर लेते हैं एक बार अपन। ग्रुप 13 का देख लेते हैं। ग्रुप 13 के अंदर बाबा अली का इंडिया थाईलैंड। तो इसका क्या होगा भाई? सेम साइज बढ़ेगा। तो किसका ज़्यादा इन दोनों में से? इसका ज़्यादा। अब इधर देख एक बात है,
कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो कैसा है, सबसे ज़्यादा कौन लगाता है, एस लगाता है, उसके बाद पी लगाता है, उसके बाद डी लगाता है, उसके बाद एफ लगाता है। तो एफ का तो अपन ने इधर देख लिया, अब अपन को किसका देखना है, डी का देखना है। तो गैलियम जो है ना, वो गैलियम के जस्ट पीछे वाला एलिमेंट बता दे तू मुझे, कौन सा ग्रुप है, 13 ग्रुप है। इसके जस्ट पीछे वाला कौन सा ग्रुप आएगा, 12th ग्रुप आएगा। 12th ग्रुप का लास्ट एलिमेंट कौन सा आएगा, इससे जस्ट पीछे वाला कौन सा आएगा, फटाफट बता, फटाफट चुटकियों में बता, कौन सा आएगा, जिंक आएगा। अगर जिंक आएगा तो यहाँ जिंक है पक्का। अगर जिंक है तो जिंक के पास क्या है मेरे भाई, 3d10 है। जब डी और एफ पूरी तरह से फिल्ड हो जाते हैं तब वो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। तो जब 3d10 हो चुका है, पूरी तरीके से फुलफिल्ड हो चुका है, तो जब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो इसके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कौन आ रहा है, 3d10 आ रहा है। 3d10 आने की वजह से क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर लगेगा। पुअर लगने की वजह से क्या होगा, इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। फोर्स ज़्यादा लगेगा तो इसका साइज कम होगा, और इसका साइज कम होगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब इन दोनों में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा, गैलियम की ज़्यादा। इसके बाद इन दोनों में तो वही है, सेम सेम। समझ में आया पक्का। तो ये हो गया आपका ग्रुप का आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। अब बताइए एक और चीज़ बच रही है अपने पास, ये तो अपन ने ग्रुप का देख लिया, एक और ग्रुप बच रहा है अपने पास डी ब्लॉक का, है ना। तो डी ब्लॉक का भी ग्रुप मैं फटाफट बता देता हूँ आप लोगों को कि डी ब्लॉक का क्या होगा। तो डी ब्लॉक का अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ग्रुप बता कौन सा लिखूंगा डी ब्लॉक के लिए, सबसे पहले 3rd ग्रुप लिखूंगा। उसके बाद कौन सा लिखूँ, कोई सा भी लिख ले, तुझे याद है तो लिख ले, नहीं याद होगा वैसे तो मैं जानता हूँ तुझे याद थोड़ी करता है तू, तो 12 लिख लेता हूँ चल, है ना। तो ग्रुप 3rd कौन सा है, स्कैंडियम, येट्रियम, लेंथेनम, यही होगा, याद है। उसके बाद ग्रुप 12, ग्रुप 13 जिंक, बहुत बढ़िया जिंक, नीचे कैडमियम, मर्क्यूरी, इधर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यही होगा। उसके बाद देख वही सेम चीज़ कि अगर मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। तो इसका ज़्यादा और इसका ज़्यादा, यही आएगा, यही लगा देगा सबका। पर ये सबका नहीं होगा, इसलिए मैंने सबसे पहले ग्रुप 3rd लिखा और दूसरे वाले लिखे, है ना। तो ग्रुप 3rd मतलब 4th से 12th तक का बता रहा हूँ मैं, है ना। तो देख इसका तो यही ऑर्डर हो गया, इनमें ये बता दे तू, इसमें क्या ये ऑर्डर होगा क्या। ऑर्डर तो देख किस हिसाब से देखेंगे कि ये वाला जो सीरीज़ है ना, ये वाला, ये कौन सा सीरीज़ है, कौन सा वाला पीरियड है ये वो वाला आ जाएगा ना, 6th पीरियड और 7th पीरियड, है ना। अगर 6th और 7th पीरियड आएगा तो इसके पास जो है ना, इसके पास पूरे के पूरे एफ भरे हुए हैं। यही बोलूँगा मैं कि इसके पास फुली फिल्ड एफ ऑर्बिटल्स है। फुली फिल्ड एफ ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये पुअर शील्डिंग लगाएगा, नीचे वाला ग्रुप, है ना, ये पुअर शील्डिंग लगाएगा। अब पुअर शील्डिंग लगाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो कितनी ज़्यादा होगी, तो ये इससे भी ज़्यादा आ जाएगा, इसका भी सेम, ये इससे भी ज़्यादा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये था और उसके बाद ये ऑर्डर था, ये था और इसके बाद ये ऑर्डर था। तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ, अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, गोल्ड, फिर कॉपर और फिर सिल्वर। समझ में आया। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या आएगा, मर्क्यूरी, उसके बाद जिंक और उसके बाद कैडमियम, यही ऑर्डर आएगा पक्का। अच्छा अगर मैं पीरियड की बात करूँ तो कौन सा पीरियड रहेगा, 3rd पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, यही रहेगा ना। तो 3rd पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, 5th पीरियड वाले का ज़्यादा होगा, उसके बाद 3rd पीरियड का और उसके बाद 4th पीरियड का। तो यहाँ तक अपना क्या ख़त्म हो गया, अपना डी ब्लॉक का भी ख़त्म हो गया सारा का सारा। अगर मैं इसका, हाँ वैसे ख़त्म हो गया सारा का सारा, है ना, सारा का सारा आप लोगों को पढ़ा दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर करते हुए चले। मैं आपको फिर से वापस बता दूं कि अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं तो एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। एक एक शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस डेफिनेशन के अंदर या कहीं भी ये शब्द क्यों यूज़ किया गया है। अगर यूज़ किया गया है तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। राइट। नमस्कार, जय वोसा।